guys, in today's class we're gonna study processes to compel the production of things. तो ये तो हमने समझ लिया था processes to compel appearance of a person, ये हमने देख लिया था पहले वाले क्लास में. Then we are coming towards processes to compel production of things. किसी भी thing या document का production अगर कोर्ट के सामने पेश करवाना हो, उस पर्सन को कंपेल करना हो कि आप प्रोड्यूस करो वो थिंग कोर्ट के सामने, तो क्या क्या उसके वेज हैं. तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 94. तो सेक्शन 94 सेज दैट कि कोई भी कोर्ट या पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट के पास ये पावर होती है कि किसी पे भी समन इशू कर सकता है, या फिर कोई भी किसी भी पर्सन पे रिटन ऑर्डर, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो रिटन ऑर्डर बनाएगा और कोर्ट क्या इशू करेगा, समन. तो कोर्ट के पास ही समन इशू करने का पावर होता है. बट ऑफिसर इन चार्ज को अगर लगता है कि किसी के पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एविडेंस में काम आ सकता है, या ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो वो भी एक रिटन ऑर्डर इशू कर सकता है उस पर्सन के लिए कि वो उस टाइम, जो भी मेंशन टाइम है ऑर्डर में या समन में, वो मेंशन टाइम पे या प्लेस पे वो प्रोडक्शन ऑफ थिंग लेके आए, मतलब वो थिंग लेके आए, प्रोड्यूस करे उनके सामने. तो ये उनके पास पावर रहती है, कोर्ट के पास और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास. तो क्या बोलता है 94 कि कोर्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को अगर ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ ऐसा उनके पास वीडियो है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो कि डिजिटल एविडेंस कंटेन कर सकता है, कोर्ट में एविडेंस दिखाने के काम आ सकता है, या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, इन सब में हेल्प कर सकता है, तो उस पर्सन के नाम पे समन इशू कर सकते हैं या पुलिस ऑफिसर रिटन ऑर्डर इशू कर सकती है टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट एट प्लेस एंड टाइम स्टेटेड. तो आदमी को जिसके अगेंस्ट वारंट समन इशू हुआ है, उसको खुद आने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. वो डॉक्यूमेंट या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उन्हें भिजवा भी सकता है किसी के हाथ. अब ये समन और रिटन ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली भी इशू हो सकते हैं या फिजिकल फॉर्म में भी इशू हो सकते हैं. ओके, देन दिस सेक्शन डज नॉट apply to section 129 and 130 of BSA. 129 and 130 स्टेट के जो कॉन्फिडेंशियल, स्टेट या किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एज एन एविडेंस प्रोड्यूस होने के लिए प्रोहिबिट करता है. तो ये है, आप पढ़ सकते हैं 129 and 130 टू रिलेट मोर. देन टू अप्लाई अ लेटर अब कोई पोस्टल अथॉरिटी है, उन पे भी ये सेक्शन अप्लाई होता है. उनको भी कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है, पोस्टल अथॉरिटी को. क्या उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई लेटर है जो कि एज एन एविडेंस काम आ सकता है कोर्ट में, तो पोस्टल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोर्ट उन्हें भी कंपेल कर सकता है कि वो प्रोड्यूस करे वो डॉक्यूमेंट. अब ये आगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं इसका, पोस्टल अथॉरिटी. अब इफ पोस्टल अथॉरिटी के बारे में ये प्रोसीजर एज टू लेटर्स, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, पार्सल या थिंग पोस्टल अथॉरिटी के पास है, उनकी कस्टडी में है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब पावर्स किस किस के पास है, पहले अपन ने देखा था कि कोर्ट के पास होती है और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती है कि किसी भी पर्सन को वो समन या ऑफिसर वो समन या फिर रिटन ऑर्डर इशू कर सकते हैं. बट पोस्टल अथॉरिटी को इशू करने के लिए, समन इशू करने की किसके पास अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है, सीजेएम के पास होती है, कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन सब के पास ही पावर होती है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, उसके लिए अगर कोई भी एविडेंस उन्हें ऐसा लग रहा है कि पोस्टल अथॉरिटी के पास है,
तो वो पोस्टल अथॉरिटी के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं जा सकते हैं, बट उन्हें एक एक समन इशू कर सकते हैं या फिर कुछ भी एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट पार्सल जो भी है वो कोर्ट के सामने पेश करो, प्रोड्यूस करो। अब कोई भी अदर मजिस्ट्रेट, वेदर एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको भी ऐसा लगता है कि अगर पोस्टल अथॉरिटी के पास कोई ऐसा एविडेंस, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस में काम आ सकता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजेएम या फिर कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके पोस्टल अथॉरिटी को दे सकते हैं कि आप कोई भी उस डॉक्यूमेंट के लिए एक सर्च कंडक्ट करिए। तो सर्च कौन कंडक्ट करता है? पोस्टल अथॉरिटी कंडक्ट करता है। मूविंग अहेड, सेक्शन 96, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। अब क्या होता है, सर्च वारंट कब इशू होता है? यहाँ तो अपन ने देख लिया कि समन इशू किया है, समन के बाद क्या प्रोसीजर होता है, वारंट इशू करती है। अब कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि जो भी समन उन्होंने इशू किया है सेक्शन 94 में और 95 में, वो काम नहीं हो पाएगा उससे, मतलब वो पर्सन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा या पोस्टल अथॉरिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी वो डॉक्यूमेंट, तो क्या कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है कोर्ट। या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मतलब उसे पता ही नहीं है कि किसके पास है, किसके पोजेशन में है वो डॉक्यूमेंट या थिंग, तो तब भी वारंट इशू कर सकती है। फिर और कब कर सकती है वारंट इशू? जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि जनरल सर्च और इंस्पेक्शन ज़रूरी है इंक्वायरी ट्रायल के लिए, एक सर्च वारंट इशू कर देगी ताकि एक जनरल सर्च हो जाए। उस इंक्वायरी के लिए जनरल सर्च ही ज़रूरी है, मतलब किसी पर्सन के पास ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी कहीं हो सकते हैं वो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस में काम आए। चलो एक पर्सन के पास तो है, बट और भी ऐसी चीज़ें कोर्ट को ऐसा लगता है, और भी जगह ऐसी वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिसके लिए वो जनरल सर्च कंडक्ट करा सकता है। तो ये सारे कंडीशंस हैं जहाँ कोर्ट को अगर लगता है तो वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। अब सबसे सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट ना हो, जो एग्जीक्यूट कर रहा है सर्च वारंट उसका टाइम वेस्ट ना हो, तो वो लिख देता है कि हाँ आप इस जगह पर सर्च कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया लिख देता है कि इस जगह पर सर्च कंडक्ट होनी चाहिए। तो वो जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसपे वारंट डायरेक्ट हुआ है, वो पर्सन उसी जगह पर सर्च वारंट एग्जीक्यूट करेगा जहाँ कोर्ट ने लिखा है वारंट पे। फिर अब ये सेक्शन एक जनरल कोर्ट को ये परमिशन देता है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। बट अपन ने ऑलरेडी देखा है पोस्टल अथॉरिटी के केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, ये सब ऑर्डर इशू कर सकते हैं, इनके पास ही पावर होती है। किसी और मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं हो सकती है कि वो पोस्टल अथॉरिटी को सर्च वारंट इशू कर सके। तो ये लिखा है सब क्लॉज 3 में। अब सेक्शन 97 क्या बोल रहा है कि सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसी प्लेस अगर लगता है कि वहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी है, किसी ऐसी डॉक्यूमेंट, फॉर्ज डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ को वहाँ छुपाया गया है जो कि चोरी का माल है, वहाँ छुपाया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किन किन के पास पावर होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड जेएमएफसी, इन सब के पास ये पावर होती है कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में वो वारंट इशू कर सकते हैं कि वहाँ पर सर्च की जाए जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल प्रॉपर्टी आर्टिकल है,
तो वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल उन्हें ये सर्च वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो भी कोई मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर है अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, उसके पास राइट होता है कि वो एंटर कर सके उस प्लेस पे, सर्च कर सके, जो कि वारंट में लिखा है उस प्लेस पे सर्च कंडक्ट कर सके, एंटर कर सके। अगर उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम मिलता है या स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, उसको पोजेशन ले सके, उसको सीज कर सके, उसको सेफ प्लेस पे रख सके, या फिर मजिस्ट्रेट अगर उस टाइम अवेलेबल हो तो मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट कर सके, टू टेक इनटू कस्टडी, कैरी बिफोर मजिस्ट्रेट। जो भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे, एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस हु अपीयर्स टू हैव बीन प्रिवी टू डिपॉजिट, मतलब जिन पे शक है कि इन्होंने ही शायद प्रॉपर्टी चुराई होगी या इनकी ही वो ऑब्जेक्शनेबल आइटम जो है वो इनका ही है, तो उन पर्सन्स को भी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए उस ऑफिसर के पास क्या होता है, राइट होता है कि वो उनको अपनी कस्टडी में ले सकते हैं तब तक जब तक वो मजिस्ट्रेट के पास ना पहुंच जाए। देन अब ये देखते हैं ऑब्जेक्शनेबल आइटम एक्चुअली होते क्या। तो काउंटरफिटेड नोट्स, पीसेस ऑफ मेटल, then counterfeited currency note, counterfeited stamps, forged document, false seals, obscene objects, instruments, material used for production of articles, कोई भी ऐसे काउंटरफिटेड नोट्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स, कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट या फॉल्स सील जिसका भी मिसयूज हो रहा है, ऐसी सील, या कोई भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट बैन कर चुका है, तो ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स में आती है। तो पावर्स अच्छे से याद रख लेना कि किन किन के पास सर्च वारंट का पावर होता है। पोस्टल अथॉरिटी का सर्च वारंट का पावर किस किस के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, CJM। एंड सर्च वारंट कंडक्ट करने का किसके पास पावर होता है अंडर सेक्शन 97 स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड JMFC। तो ये सब पावर्स याद रख लेना बस। देन कमिंग ऑन टू सेक्शन 98, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन forfeited एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। अब कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर या कोई भी बुक है या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है जिसे स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये forfeited है, बैन कर दिया है उसको, तो अगर कोर्ट को ऐसा अपीयर हो रहा है कि कहीं भी वो छुपाया जा रहा है, उसका पब्लिकेशन छुपाया जा रहा है या उन डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जा रहा है, तो वो उसके लिए भी सर्च वारंट इशू कर सकती है। तो अगर कोई भी न्यूज़पेपर है, बुक है या डॉक्यूमेंट है जो ये इन सेक्शंस के अंडर अगर है तो ये सेक्शन किन किन चीज़ों की बात करता है अगर कोई भी एनमिटी फैला रहे हैं या फिर स्टेट के अगेंस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट है जो स्टेट के अगेंस्ट हेट्रेड बढ़ा रहा है, ये कोई भी ऑब्सीन डॉक्यूमेंट है जो कि ऑब्सीनिटी बढ़ा रहा है, प्रमोट कर रहा है, या स्टेट के अगेंस्ट हेट्रेड प्रमोट कर रहा है, एनमिटी प्रमोट कर रहा है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स का पब्लिकेशन स्टेट गवर्नमेंट बैन कर देती है। तो अगर उसने बैन किया है फिर भी पब्लिकेशन हो रहा है या उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं छुपाया जा रहा है और उसकी सेल की जा रही है उसके बावजूद, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उस जगह को सीज कर सके, और कोई भी मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है अगर उसे लगता है कि कहीं इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वो वारंट इशू कर सकती है अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, किसी को भी वारंट इशू कर सकती है कि वो उस प्लेस पे एंटर किया जाए और उस प्रोमाइसेस में एंटर करे और सीज कर ले और सर्च करे ऐसी चीज़ों, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स की
जो कि वहां पर अवेलेबल है और उन डॉक्यूमेंट्स को सीज कर ले। तो अब इस पे ऑब्जेक्शन कैसे उठाए जा सकते हैं? अगर किसी सेक्शन 99 में ये लिखा है कि अगर किसी भी पर्सन का उस न्यूज़पेपर बुक या डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट है, मतलब वो ऑथर है उस बुक डॉक्यूमेंट का, या कुछ भी अदर इंटरेस्ट है, वो उससे कुछ बेनिफिट उसको हो रहा है, देन वो उस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अगर कोई भी न्यूज़पेपर का मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने उसे फोरफीट कर दिया है, ये बोल के कि ये एनमिटी या हेटरेट फैला रहा है स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो विद इन 2 months ऑफ फोरफीचर, जब स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में फोरफीट कर दिया है, तो विद इन 2 months उसे ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा कि उसकी न्यूज़पेपर में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शनेबल, कुछ भी ऐसा डिक्लेरेशन या कुछ भी ऐसा था ही नहीं, कुछ भी मैटर ऐसा था ही नहीं जो कि स्टेट के अगेंस्ट हो। उसे ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के अंडर ही वो अपील, हाई कोर्ट के अंडर ही वो एप्लीकेशन अपनी दे सकता है। तो हाई कोर्ट के पास ही पावर होती है, उससे नीचे कोई भी कोर्ट के पास पावर नहीं हो सकती है। तो एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 or more। अब इसके लिए एक स्पेशल बेंच क्रिएट होती है। अगर कहीं किसी हाई कोर्ट में 3 या more बेंच जजेस हो, तो एक स्पेशल बेंच क्रिएट होगी जहाँ पर 3 जजेस बैठेंगे, जिसमें 3 और जजेस से कम हो, 3 जजेस से कम हो अगर किसी हाई कोर्ट में, तो सारे जजेस बैठ के वो स्पेशल बेंच क्रिएट करेंगे। फिर अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है उस डॉक्यूमेंट में, तो वो फोरफीचर को कैंसिल कर सकते हैं, फोरफीचर को सेट असाइड कर सकते हैं। या फिर उसे अगर ऐसा लगता है हाई कोर्ट को कि हाँ ऑब्जेक्शनेबल है, तो वो फोरफीचर को कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो मेजॉरिटी जो भी होगी जजेस की, उस पे डिसीजन जो डिपेंडेंट होगा। देन सेक्शन 100 क्या बोलता है? सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। अगर कोई भी, अब जैसे हिबीस कॉर्पस की रिट है, तो इसमें क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ बॉडी। तो कोई भी अगर रॉन्गफुली कन्फाइंड है, तो पावर किसके पास है? पहले तो ये देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जहाँ भी ज्यूरिसडिक्शन की पावर आती है ना, तो ये इन्हीं लोगों के पास रहती है मोस्टली, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड जेएमएफसी। कि अगर कोई भी पर्सन उनके ज्यूरिसडिक्शन में रॉन्गफुली कन्फाइंड है, तो वो एक सर्च वारंट इशू कर सकते हैं कि ऐसी उस जगह पर सर्च की जाए जहाँ पर उन्हें कोर्ट को ऐसा लगता है या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड है, तो उनको, उन लोगों को, जो भी पर्सन वहाँ पर मिलते हैं, उसे इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाए। जो भी कन्फाइंड पर्सन्स हैं जिन्हें रॉन्गफुली कन्फाइन किया है, वो तुरंत मजिस्ट्रेट के पास उन्हें लेके जाया जाए। ये जिस पे, जो ऑफिसर होता है जिस पे सर्च वारंट डायरेक्ट किया जाता है, उसकी ये ड्यूटी है कि वहाँ पर सर्च कंडक्ट की जाए, एंड अगर उसे वो पर्सन्स मिलते हैं जो कि रॉन्गफुली कन्फाइंड है, उसमें मजिस्ट्रेट के पास अपीयर करवाया जाए। देन सेक्शन 101 क्या बोलता है? कि कोई भी अबडक्टेड फीमेल्स हैं, तो उन्हें, उनके लिए सर्च वारंट इशू करने का किसी भी मजिस्ट्रेट के पास, किसी भी, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई भी अबडक्टेड फीमेल्स कहीं रखी जा रही है या कहीं उन्हें रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है, तो वो पुलिस ऑफिसर को सर्च वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर प्लेस पर एंटर किया जाए और उन पर्सन, जो भी अबडक्टेड फीमेल्स हैं, उन्हें ढूंढा जाए और उन्हें रिलीज कर दिया जाए। मजिस्ट्रेट के पास ले जाना ज़रूरी नहीं है अबडक्टेड फीमेल्स के केस में, उनको उनके गार्जियन के पास हैंड ओवर कर दिया जाए। अगर वो चाइल्ड है, उनके पेरेंट के पास हैंड ओवर कर दिया जाए, या फिर
उन्हें रिलीज कर दिया जाए उनकी लिबर्टी पे। तो 101 यही बोलता है। So what does section 103 states कि कोई भी पर्सन जिसके जो कि क्लोज प्लेस जैसे उसके घर में सर्च हो रहा है, तो अगर पुलिस ऑफिसर ने उसे सर्च वारंट दिखाया तो ही शुड अलाउ दैट पुलिस ऑफिसर या जो वारंट है वो एग्जीक्यूट कर रहा है उस ऑफिसर को अपने प्लेस पे सर्च कंडक्ट करने के लिए ही हैज़ ड्यूटी टू अलाउ इट। तो it says as person in charge of close place to allow search। अब मान लो उसका घर है या फिर कोई भी सर्वेंट है उस घर में, उसे सर्च वारंट दिखाया सर्वेंट को, तो ही शुड अलाउ दैट पुलिस ऑफिसर टू कम इन एंड एग्जीक्यूट सर्च whenever any place liable to search inspection। कोई भी प्लेस अगर जहाँ पर सर्च वारंट जहाँ के लिए इशूड है, तो कोई भी पर्सन अगर उसमें रह रहा है या उसका इंचार्ज है उस प्लेस का, तो जो पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट करने आया है सर्च, उसे एंटर ऑन प्रोडक्शन ऑफ वारंट, मतलब वारंट उसे दिखाएगा उस पर्सन को जो वहाँ रह रहा है, उसे वारंट दिखाएगा और वो पर्सन पुलिस ऑफिसर को अंदर आने के लिए फ्री इनग्रेस, मतलब अंदर आने के लिए कोई भी ऑब्स्टेकल या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। और उसे उसकी जो भी असिस्टेंट मतलब असिस्टेंस बनेगी, कुछ भी हेल्प अगर उस ऑफिसर को चाहिए होगी तो उसे वो हेल्प करनी चाहिए सर्च करने के लिए। इफ इंग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड, अगर उससे मतलब फ्रीली आने नहीं दिया जा रहा है पुलिस ऑफिसर को, तो वो क्या कर सकता है, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग एक्शन ब्रेक इन ले सकता है, ब्रेक इन कर सकता है उस जगह पर। वेयर एनी पर्सन इन, अगर कोई भी पर्सन सस्पेक्टेड है कि वो कोई चीज़ कंसील कर रहा है या कोई आर्टिकल छुपा रहा है, देन उसके लिए भी उस पर्सन के ऊपर भी सर्च कंडक्ट हो सकती है, मतलब उसकी पॉकेट्स वगैरह में देखा जा सकता है उसके बेडरूम में, उसकी कबर्ड्स वगैरह में देखा जा सकता है। अगर कोई वुमेन है तो उसकी सर्च वुमेन ही करेगी ऑब्वियसली। देन अगर कोई भी क्लॉज 4 क्या बोलता है कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस को लाना आपके लिए ज़रूरी होता है। कोई भी लोकेलिटी में से कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस मिल गए तो उन्हें आप ले आओ जहाँ आप सर्च कंडक्ट कर रहे हो। इंडिपेंडेंट विटनेसेस क्यों? क्योंकि वो लोग बायस नहीं होते ना, कुछ भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जहाँ सर्च कंडक्ट हो रहा है उसने ही अगर हरासमेंट का कि मेरे को तो 2 पुलिस ऑफिसर आए थे उन्होंने तो मुझे हरास कर दिया, ऐसे उन पे ही उल्टा आरोप लगा दिया, तो फिर क्या, इसलिए 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने ज़रूरी हैं जब सर्च कंडक्ट हो रही हो। क्योंकि अब जैसे ये रेड्स वगैरह पड़ती है, मान लो इनकम टैक्स की रेड है किसी भी घर में पड़ी, अब न्यूज़पेपर में आता है कि उन्होंने नेक्स्ट डे सुसाइड, जहाँ पर रेड पड़ी है वहाँ पर उन्होंने, जिनके घर में अगर रेड हुई है तो उन्होंने नेक्स्ट डे सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ने को आते हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी वो लोग भी 2 विटनेसेस लेके जाते हैं और सब चीज़ें ऑडियो वीडियो मोड पे रिकॉर्ड की जाती है, जो जो चीज़ें बरामद हुई उनके घर से, जितना कैश मिला, तो इन सबको विटनेसेस साथ में रखना कंपलसरी होता है इसलिए। और जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स मिलती है जो कि सीज हुई होती है वो साइन करवाना होता है उन जो भी विटनेसेस हैं उनसे साइन कराना होता है वो सब आर्टिकल्स जो कि सीज हुए होते हैं। जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो
सीज किया जाता है और उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, और फिर उस लिस्ट पे किसका साइन होना चाहिए, विटनेसेस का, जो कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस है उनका साइन होना चाहिए। एंड वो लिस्ट किसको डिलीवर होनी चाहिए, ऑक्यूपेंट, जो भी वहाँ पर ऑक्यूपेंट है, जो वहाँ रिसाइड कर रहे हैं, उनको डिलीवर होनी चाहिए वो लिस्ट। अगर पर्सन की कोई तलाशी ली गई है तो जो भी चीज़ें उससे मिली है वो उस पर्सन को दे देनी चाहिए लिस्ट उसकी। Then any person who without reasonable cause refuses to neglect to attend, अगर कोई पर्सन सर्च विटनेस करने के लिए या अटेंड करने के लिए मना कर देता है तो ये माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है सेक्शन 222 और भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 222 क्या है भारतीय न्याय संहिता का, कि कोई भी पर्सन पुलिस मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में, तो इसका उस पर चार्ज लग जाएगा। सेक्शन 104 सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कोई भी चीज़ पाई गई है तो उसकी लिस्ट, वो चीज़ें सील कर ली जाए और उसकी लिस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा जाए, या तो जिसने वारंट इशू किया है उसके पास, या अगर वो ज्यूरिसडिक्शन जिसने वारंट इशू किया है उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो रही है तो उसके पास, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए। देन वो मजिस्ट्रेट ऑथराइज करेगा कि ये वारंट इशूइंग वाले कोर्ट के पास ये चीज़ें पेश कर दी जाए। अब ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें सिंपल सी बात बोली गई है कि जो भी सर्च सीजर वगैरह होगा वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड किया जाएगा, मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के। देन वो रिकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जेएमएफ। अब सेक्शन 106 बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास सीज करने की प्रॉपर्टी जो कि वो स्टोलन हो, उसे अगर ऐसा लग रहा हो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है तो वो सीज करने का उसके पास पूरा राइट है। अगर वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से सबॉर्डिनेट हो तो उसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बताना पड़ेगा कि ये उसने प्रॉपर्टी सीज करी है। देन जिसके ज्यूरिसडिक्शन, जिस मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी है उस मजिस्ट्रेट को भी बताना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टी सीज करके उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। पर अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसपोर्ट होने बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रांसपोर्ट करना, तो एक पर्सन को असाइन कर दिया जाएगा कि वो पर्सन उसको उस प्रॉपर्टी को लेके आए मजिस्ट्रेट के पास जब रिक्वायर्ड हो। अगर वो प्रॉपर्टी पेरिशेबल है, नेचुरली डिके हो रही है, तो उस प्रॉपर्टी को, या फिर उसकी वैल्यू 500 से कम है तो उस प्रॉपर्टी को बाय ऑक्शन अंडर द ऑर्डर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बेच दिया जा सकता है। देन अगर कोई पुलिस ऑफिसर ने कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया, उसे ऐसा लग रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू ऑब्टेन हुई है, देन वो अप्रूवल लेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, एप्लीकेशन देगा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि उस केस का अटैचमेंट की जाए उस प्रॉपर्टी की। देन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अटैचमेंट करना सही है तो वो एक नोटिस लिखेगा जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसको, कि 14 दिन में वो आके अपना जो भी ये बताए कि प्रॉपर्टी को अटैच क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब शो कॉज नोटिस देता है वो। तो अपॉर्चुनिटी टू हर्ड मिलेगी उस पर्सन को। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन अपीयर नहीं हो रहा है तो वो एक्सपार्टे भी केस को सुन सकती है। एक्सपार्टे मतलब उसके एब्सेंस में उस पर्सन की। और यही सारी चीज़ें हैं कि अगर उसे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी को अटैच कर देना चाहिए तो प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, और उसकी जो सेल प्रोसीड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उन पर्सन्स को जो कि विक्टिम है क्राइम के, जो कि क्राइम से अफेक्ट हुए थे, उनको उनको उसके सेल प्रोसीड्स बांट दिए जाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ प्रोसीड्स बच जाते हैं या फिर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि कौन विक्टिम्स है,
वो सेल प्रोसीड्स किसके पास, गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो ये सेल प्रोसीड्स विद इन 60 डेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए जो भी विक्टिम्स हैं उनके पास। देन 108 बोलता है कि मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में भी कोई भी सर्च वारंट कंडक्ट करवा सकता है अपनी प्रेजेंस में मजिस्ट्रेट। देन कोर्ट कोई भी 109 बोलता है कोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी थिंग प्रोड्यूस करवा सकता है उसके साथ। देन ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देन we'll discuss the next chapters in the coming sessions. So till then, bye bye.